हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज वाले लेक्चर में हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, लास्ट लेक्चर में अपन ने न्यूक्लियस को कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो अपना एनसीईआरटी 11th का जो टॉपिक है, ये एनसीईआरटी 11th में मिलेगा आपको, कोशिका विभाजन तथा कोशिका चक्र। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और कुछ पहले फंडामेंटल स्टेटमेंट्स की बातें करेंगे, इंट्रोडक्शन चलेगा, उसके बाद में टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज का आपका जो चैप्टर है वो है कोशिका विभाजन तथा कोशिका चक्र। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो पहले कुछ अपन बेसिक बातें करेंगे और हर स्टेटमेंट को बेटा समझने की कोशिश करना। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, फंडामेंटल चैप्टर है, इसलिए थोड़ा कोशिश करना कि बातों पे आप गौर करो, है ना, ध्यान देना आपको। जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतनी चीज़ें जो है आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी और आगे तक लॉन्ग टाइम तक जो है आप उनको याद रख पाओगे। ठीक है, तो कुछ पहले बेसिक बातें करते हैं। जैसे बेटा देखो, टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पहले इंट्रोडक्शन चलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट समझें बेटा, जितने भी आपके जीव हैं ये सब आपने स्टडी कर लिया। सभी जीव कोशिका तथा इसके उत्पादों के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं है। अपवाद है वायरस, जिसकी बात अलग है। ठीक है, तो जीवन की जो शुरुआत है एक कोशिका से होती है। हर पॉइंट पे आपको देखो दिमाग लगाना है। लाइफ स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव होगा तो एक कोशिका ही जीवन पर्यंत सारे कार्य करेगी, और अगर वो जीव बहुकोशिकीय है तो उस एक कोशिका में फिर निरंतर विभाजन होंगे, तब जाके बहुकोशिकीय जीव जो है वो निर्मित होगा। जैसे ये देखो, एक सिंगल सेल है बेटा। अगर जीव एक कोशिकीय है तो यही सेल सारे आवश्यक कार्य करने में सक्षम होगी। ओके, लेकिन अगर वो बहुकोशिकीय जीव है तो ये जो सेल है वो निरंतर क्या करेगी, विभाजन करेगी, और विभाजन के द्वारा मल्टी सेलुलर बॉडी का निर्माण करेगी। तो ये क्या बन जाएगा आपका बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हम हैं, याद करो अपनी शुरुआत एक जाइगोट से होती है बेटा। जाइगोट बना, जाइगोट में फिर निरंतर विभाजन होते हैं, माइटोसिस होगा, विभाजन के द्वारा फिर उसका परिवर्धन होता है, तब जाके टिश्यू, उसके बाद में ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, तब जाके जीवन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। लेकिन वही बात, कोशिका में विभाजन भी जरूरी है ताकि वो अपना नंबर इंक्रीज करे। और आपने एक स्टेटमेंट दिया था, याद करो, ये सब बातें पुरानी है। पहले ओमनीज सेलुला ई सेलुला, किसने दिया था स्टेटमेंट? ये रुडोल्फ वर्चो ने। याद आया बेटा? 1855। उसने क्या कहा था, नई कोशिका से पुरानी कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका विभाजन से होता है। और इस चैप्टर में विभाजन ही अपन पढ़ेंगे, तो अपन बोल सकते हैं कोशिका में विभाजन होता है। तो एक पॉइंट और आगे इंपॉर्टेंट, जो ग्रोथ है, वृद्धि तथा जनन, वृद्धि तथा जनन, रिप्रोडक्शन, सभी जीवों का लक्षण होता है। आप जानते हो बेटा, जीव जो है वो वृद्धि दर्शाते हैं और जनन भी करते हैं। जनन के द्वारा अपनी जैसी संततियों का निर्माण करते हैं और ग्रोथ भी होती है। अगला पॉइंट, अगर मैं सेल की बात करूं तो देखो बेटा, सेल जो है वो डिवाइड होगी।
2 सेल बनाएगी, इसको बोलते हैं अपन डिवीजन, कोशिका विभाजन। फिर ये डिवाइड होंगे बेटा, ये सेल का, इस प्रकार से सेल अपनी संख्या को क्या करती है, निरंतर बढ़ाती रहती है। तो प्रोसेस कौन सा हो गया, कोशिका विभाजन। तो अपन कह सकते हैं बेटा कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें जीव विभाजन द्वारा वृद्धि और जनन दर्शाते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजित होकर अपनी संख्या को क्या करती है बेटा, नियंत्रित रूप से बढ़ाती रहती है। अगला पॉइंट, कोशिका विभाजन एक प्रक्रम होता है जिसमें कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, ये बताया, ये मदर सेल है और ये पुत्री कोशिकाएं। तो एक प्रक्रम है जिसके दौरान कोशिका विभाजित होकर एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से निरंतर ये विभाजित होती रहेगी और अपनी संख्या को क्या कर लेगी, बढ़ा लेगी। इससे मिलियंस ऑफ सेल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अगला पॉइंट, कोशिका विभाजन जो है उसके दौरान डीएनए की प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि भी होती है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृति तथा वृद्धि भी होती है। और बेटा जरूरी है, अगर वृद्धि नहीं होगी तो विभाजित कैसे होगी सेल, और अगर डीएनए की प्रतिकृति नहीं करोगे तो आने वाली दोनों पुत्री कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ जो है, जीनोम जो है, उसको कैसे आप वितरित कर पाओगे। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति भी विभाजन के दौरान जरूरी प्रक्रिया है। ठीक है बेटा, ये सारे स्टेटमेंट लिखते जाने आपको। चलो आगे चलते हैं अब। ये स्टेटमेंट हो गए, ये लिखने। अब कुछ स्टेटमेंट इसी में लिखूंगा, मैं इरेज कर रहा हूं। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा बेटा, पहले स्टेटमेंट है काफी सारे, उसके बाद में अपन चैप्टर पे आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, सभी प्रक्रियाएं जैसे, ओके, सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति, जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति तथा कोशिका वृद्धि, ये प्रक्रियाएं आपको विभाजन के दौरान देखने को मिलेंगी, एक दूसरे के साथ समायोजित होकर, एक दूसरे के साथ समायोजित होकर
इस प्रकार से संपन्न होती हैं ताकि जो कोशिका विभाजन है वो क्या हो, सही हो, और संतति कोशिकाओं में पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम वितरित हो। संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही हो तथा पुत्री कोशिकाओं में पैतृक कोशिका का जीनोम उपस्थित हो। स्टेटमेंट को समझें, इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। जो बेटा आप ये थ्योरेटिकल जो बातें होती है ना, इनको आप सिली वे में मत ले लेना कि ये तो स्टेटमेंट है, सरल सी बात है, हर पॉइंट पे जोड़ देना है। अपन ने बोला कि कोशिका विभाजन एक प्रक्रम है जिससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं, प्रतिकृति भी होती है, उसके दौरान वृद्धि भी होती है। तो विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और वृद्धि ये समायोजित तरीके से होती हैं, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती हैं ताकि विभाजन करेक्ट हो, विभाजन सही तरीके से हो, और विभाजन के बाद जो दो पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं उनमें जो मदर सेल का जीनोम है वो उपस्थित हो, तभी तो वो डॉटर सेल कार्य करने में सक्षम होंगी। तो एक ये सही तरीके से, एक समायोजित तरीके से संपन्न होता है, और वही अपन आगे स्टेटमेंट में पढ़ेंगे कि उनका तरीका क्या है, इवेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, सारी चीजें सीक्वेंस में आएंगी। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब अगली बात पे आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि विभाजन क्यों होता है। जो विभाजन है, सेल में जो डिवीजन है वो क्यों होता है। देखो क्वेश्चन हो गया, और इस पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, व्हाई सेल डिवाइड। कोशिका विभाजित क्यों होती है, व्हाई। ठीक है, ये बात अलग है कि कोशिका विभाजित इसलिए होती है क्योंकि डिमांड है बॉडी को, सेल डिवाइड होगी तभी नंबर इंक्रीज होगा। लेकिन मैं बात करूं प्रोसेस कि वो डिवीजन क्यों हो रहा है, वो प्रोसेस जो है क्यों संपन्न हो रहा है, क्यों सेल में डिवीजन जरूरी हो जाता है, कब होता है, क्यों होता है। तो इसका जो आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं पूरा दिमाग लगा देना। तो इसके लिए मैं दो थ्योरी बताऊंगा आपको। देखो पहला एक है कर्न प्लाज्म थ्योरी। एक थ्योरी दी गई है किसके द्वारा, बाई हार्टविग। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बेटा आपको, ये कॉन्सेप्ट है, केवल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होते हैं बताने। हार्टविग ने एक कर्न प्लाज्म थ्योरी दी। क्या बताया उसने एक कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स का एक फॉर्मूला बताया। क्या होता भी समझाता हूं। इसने बोला कि कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स होता है KI। यहां ये क्या है, कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स, या इसी को बोल देते हैं कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो की बात है, कैरियोसाइटोप्लाज्मिक। क्या होता है ये रेशो, देखो ये KI। तो KI का एक फॉर्मूला होता है, KI इक्वल टू, ये देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यहां पर Vn कौन है, केंद्रक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और Vc है वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, अब देखो बेटा इसको समझाएंगे। अब जैसे एक सेल है, ये देखो सेल है,
ये एक स्मॉल सेल है, इसकी साइज छोटी है, और इसके कंपैरिजन में एक लार्ज सेल है। बहुत ध्यान से समझना है, एक स्मॉल सेल है और एक लार्ज सेल है। तो आप बताओ बेटा, जो के आई है, जो कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो है, वो किसका ज्यादा होगा? देखो, इधर न्यूक्लियस का वॉल्यूम साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम से ज्यादा है, सेल लार्ज हो गई तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो गया। तो बताओ के आई किसका ज्यादा हो गया? स्मॉल सेल का। याद रखना के आई क्या होता है बेटा? हाई होता है, और लार्ज सेल का के आई कम हो जाएगा। इसलिए सेल जब भी ग्रोथ करेगी, वृद्धि करेगी, तो लार्ज हो जाएगी, और लार्ज होने के बाद उसका के आई क्या होगा? कम होगा। कम हो गया तो सेल को डिवाइड करना जरूरी हो जाएगा। क्लियर? ये सेल स्मॉल है, इसका केंद्रक है, ये केंद्रक, सेल की साइज छोटी है, इसलिए सेल की सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने में क्या है? सक्षम है, एफिशिएंट है। लेकिन सेल बड़ी हो गई, लार्ज हो गई, साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया, कंटेंट इंक्रीज हो गया, तो बेचारा न्यूक्लियस जो है सभी उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करने में असक्षम हो गया। इसलिए सेल को डिवाइड होना जरूरी हो गया, ताकि डिवाइड होकर वापस छोटी छोटी सेल बना ले, वापस क्या उसका इंक्रीज हो जाए, और उपापचय रूप से वापस क्या हो जाए? वो अधिक सक्रिय हो जाए। तो याद रखना, जो स्मॉल सेल होती है वो मोर एक्टिव होती है, और जो लार्ज सेल होती है वो लेस एक्टिव होती है। इसलिए जैसे सेल की ग्रोथ होती है तो उस सेल को डिवाइड होना जरूरी हो गया, ताकि उसका के आई वापस से नियमित हो जाए। तो सेल क्यों डिवाइड हुई? है डिवाइड क्यों हुई? वाई सेल डिवाइड? टू मेंटेन इट्स न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो। तो इसका आंसर क्या हो गया? पहला कारण प्लाज्मिक थ्योरी के अनुसार बता दिया कि इस कैरियोप्लाज्मिक रेशियो को नियमित करने के लिए डिवीजन जरूरी होता है। क्लियर? एक तो थ्योरी ये हो गई, एक और है, दूसरी मैं यही बता रहा हूं, सरफेस बाई वॉल्यूम रेशो। एस क्या है? सरफेस, पृष्ठ क्षेत्र, और वी क्या है? वॉल्यूम। ओके, अब देखो डायग्राम यही है, ये स्मॉल सेल है, तो इसका जो सरफेस एरिया है, ये बाहर वाला एरिया हो गया ना, सेल मेम्ब्रेन, और अंदर क्या है? सेल का वॉल्यूम है। तो स्मॉल सेल का जो सरफेस बाई वॉल्यूम रेशियो होता है बेटा, याद रखना, एस बाई वी ज्यादा होता है, लेकिन सेल जब लार्ज हो गई तो एस बाई वी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही बात हो गई, सरफेस बाई वॉल्यूम रेशियो कम हो गया तो चीज़ों को कम मात्रा में ग्रहण कर रही है, और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उसको डिवाइड होना जरूरी हो गया, ताकि उसका सरफेस बाई वॉल्यूम रेशियो क्या रहे? मेंटेन रहे, नियमित रहे। तो सरफेस बाई वॉल्यूम रेशियो को भी नियमित करने के लिए सेल क्या होती है? डिवाइड होती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, याद रखने हैं। दिमाग जब तक आप खुद का नहीं लगाओगे बेटा, तब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी। ठीक है? अपने दिमाग से चीज़ों को सोचना शुरू कर दो, तब जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके। ओके, तो ये बात होगी कोशिका विभाजित क्यों होती है, उसके दो रीजन मैंने बताए हैं। चलो अब इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो छोटी सेल ज्यादा एक्टिव होती है, बड़ी स्मॉल सेल ज्यादा मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होती है कंपेयर टू द लार्ज सेल। ठीक है, तो ये विभाजन को मैंने थोड़ा आपको समझाया। अब कोशिका विभाजन समझ में आ गया कि कैसा प्रक्रम है जिसके दौरान कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब अपन परिभाषित करेंगे इसको, सेल साइकिल को, कि कोशिका चक्र क्या होता है। बात करें सेल साइकिल, या कोशिका चक्र को अपन बोल देते हैं जनरेशन टाइम, कि एक जनरेशन को पूरा होने में कितना समय लगता है। ये कोशिका चक्र ही हो गया। तो पहले समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। देखो, ये बेटा एक सेल है, ये है
पैतृक कोशिका। ठीक है, इस पैतृक कोशिका को डिवाइड होना है, विभाजित होना है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करना है। तो सीधे विभाजन नहीं होगा बेटा, अभी बताया मैंने, वृद्धि जरूरी है, प्रतिकृति जरूरी है, फिर विभाजन होगा। तो पहले पैतृक कोशिका जाएगी बेटा ग्रोथ फेज में, ग्रोथ में, तो इसकी जो साइज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर? तो ये कौन सी फेज हो जाएगी, ग्रोथ फेज, जिसके अंदर कोशिका की वृद्धि होगी, इसके अंदर डीएनए की प्रतिकृति होगी, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो कोशिका के अन्य घटक हैं, अन्य घटक, उनकी मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली सेल की साइज क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आएंगी किसमें, ग्रोथ फेज में, वृद्धि प्रावस्था। फिर जैसे सेल की साइज इंक्रीज हो गई, अब मैंने बताया आपको सेल को डिवाइड होना जरूरी हो गया, तो ये किसमें जाएगी, डिवीजन फेज में। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, सेल डिवीजन। तो इसको अपन बोलेंगे डिवीजन फेज, विभाजन प्रावस्था। और सेल विभाजित होकर दो कोशिकाओं में वितरित हो जाएगी। तो देखो बेटा, फिर समझना, मैं फिर कह रहा हूं, इसका KI क्या था, हाई था, इसका KI क्या हो गया, लो हो गया, वापस से इनका KI क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो गया, लेकिन दोनों कोशिकाएं जिंदा भी रहेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, जीनोम है। क्यों? क्योंकि डीएनए की प्रतिकृति होगी, इस कोशिका का आनुवंशिकता डबल हो गया, तो दोनों कोशिकाओं में बराबर बराबर मात्रा में वितरित कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? जो चीज जितनी आसान होती है उतनी ही जटिल होती है, ध्यान रखना। टॉपिक बहुत आसान है ये, बट कॉन्सेप्चुअल है, हर एक पॉइंट का इसमें अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये जो पूरी घटना है यहां से लेके यहां तक की, यही तो है आपका सेल साइकिल, ये है आपका कोशिका चक्र। ये कोशिका का एक चक्र है, जिसमें कोशिका ग्रोथ फेज में जाएगी, विभाजन फेज में जाएगी, और दो कोशिका विभाजित हो गई। ये एक चक्र हो गया। फिर वापस अगर उसको डिवाइड होना है तो बेटा वापस से ग्रोथ फेज में आएगी, फिर विभाजन में आएगी। इस प्रकार ये चलता रहेगा, वापस से क्या आएगा, ग्रोथ फेज, फिर विभाजन। इस प्रकार से कोशिका अपना नंबर बढ़ाती रहती है। तो कोशिका चक्र को कैसे परिभाषित करोगे, इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूं बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा, समझना। घटनाओं का यह अनुक्रम, जिसमें घटनाओं का यह है अनुक्रम, जिसमें देखो बेटा डायग्राम बना रखा है, घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन, जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन तथा अन्य संघटकों का संश्लेषण तथा अन्य संघटकों का संश्लेषण तथा, बात समझ में आ गई, अन्य घटकों का संश्लेषण तथा तत्पश्चात विभाजित होकर विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। देखो, तत्पश्चात विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं।
इसे कोशिका चक्र कहते हैं। ये आपका कोशिका चक्र हो गया पूरा। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें वृद्धि प्रावस्था आएगी और विभाजन प्रावस्था आएगी। ये कोशिका चक्र पूरा होगा, कितना समय लगेगा अलग अलग होगा, ये सारी बातें अपन करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखो बेटा, यही मेंशन करूंगा मैं। जो कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र जो है, समझ में आ गया? कोशिका चक्र बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा, कोई इसमें यद्यपि तद्यपि नहीं होनी चाहिए। तो कोशिका चक्र की बात करें तो कोशिका चक्र की जो अवधि है, कोशिका चक्र की अवधि एक कोशिका से कोशिका तथा एक जीव से दूसरे जीव में भिन्न भिन्न होती है, या भिन्नता दर्शाती है, भिन्नता दर्शाती है। तो कोशिका चक्र का जो समय है वो अलग अलग कोशिका में अलग अलग हो सकता है, एक जीव से दूसरे जीव में भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कोशिका चक्र में कितना समय लगता है वो वेरी करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानव कोशिका की बात करें तो उसमें सामान्यतया कितने 24 घंटे लगते हैं बेटा। मानव कोशिका को कोशिका चक्र पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। जैसे ईस्ट सेल है, ईस्ट कोशिका, कवक है ना एक कोशिका कवक, ईस्ट कोशिका, उसमें लगभग 90 मिनट, कितना टाइम लगता है बेटा? 90 मिनट का टाइम लगता है। बात समझ में आई यहां तक की? मानव कोशिका में 24 घंटे का समय लगता है कोशिका चक्र को पूरा होने में, और ईस्ट कोशिका में जो है लगभग 90 मिनट लगते हैं। अपने शरीर में भी जरूरी नहीं कि प्रत्येक कोशिका को 24 घंटे लगें, किसी को कम भी लग सकती है ज़्यादा, वो डिपेंड करेगा डिमांड पे। जहाँ पर बहुत, जैसे मान लो कोई घाव हो गया बेटा, इंजरी हो गई, तो उस एरिया में कोशिका विभाजन तीव्र हो जाता है। कोई इंजरी नहीं है तो नॉर्मल है, कोशिका जरूरी नहीं विभाजन में भी हो, नहीं भी हो तो विभाजन नहीं करती है, लेकिन आवश्यकता अनुसार विभाजन करती है। तो ये समावधि जो है वेरी करती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव कोशिका में लगभग कितना समय लगता है? 24 घंटे, और ईस्ट में 90 मिनट। कितना देखो डिफरेंस हो गया, क्योंकि ईस्ट एक कोशिकीय जीव है और मानव कोशिका जटिल है, लार्ज है, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, ईस्ट में समय कम लगता है। बैक्टीरिया की बात करें तो एक जीवाणु को विभाजित होने में बेटा 20 मिनट लगते हैं। कितने? 20 मिनट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? सारी बातें कॉन्सेप्चुअल थी बेटा, जो आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये कोशिका चक्र की बात होगी बेटा। कोशिका चक्र को अभी डिटेल में लेंगे। तो कोशिका चक्र में क्या आ गया? वृद्धि भी हो गई और विभाजन भी हो गया। तो यही है आपका जनरेशन टाइम, कि एक कोशिका को पुत्री कोशिका बनाने में जो पूरा समय लगता है वो क्या है? उसका सेल साइकिल, जनरेशन टाइम। कोशिकाएं कहां से आती हैं बेटा? पूर्व स्थित कोशिकाओं की विभाजन से कोशिका एक सेल साइकिल पूरा करके आती है, फिर अगले सेल साइकिल में चली जाती है, फिर अगले सेल साइकिल में जाएगी, तब जाके कोशिकाओं का निरंतर क्या होता है? निर्माण होता है, निरंतर उनकी संख्या बढ़ती है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। कोशिका विभाजन अपन ने समझा और कोशिका चक्र के ऊपर थोड़ा सा अपन ने प्रकाश डाला है। ठीक है, अब थोड़ी बातें और करते हैं। करें, मिटा दें इसको। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, सेल साइकिल ही चल रहा है ना।
परिभाषा होगी इसकी, डेफिनेशन बता दी अपन ने, ठीक है। अगली बात, टाइम ड्यूरेशन की बात की अपन ने, वेरी करेगा, मैंने एग्जाम्पल भी बताया आपको। अब आगे चलते हैं, जो कोशिका चक्र है बेटा, वो आनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली क्या होता है, नियंत्रित प्रक्रम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक नियंत्रित प्रक्रम है, ठीक है। यह है जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, आनुवांशिक रूप से एक नियंत्रित प्रक्रिया है, ठीक है। अब समझना इस पे पॉइंट पे, कोशिका चक्र हो रहा है तो ऑब्वियसली बहुत सारे फिनोमिना होंगे, वृद्धि होगी, विभाजन होगा, रेप्लिकेशन होगा, अन्य चीजों का निर्माण होगा। तो ये सभी चीजें जो है जीनोम के द्वारा, जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। और इसमें जो जीन होते हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हैं उनको बोलते हैं बेटा प्रोटोन्कोजीन, प्रोटोओंकोजीन्स। नॉर्मल सेल साइकिल के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये प्रोटोन्कोजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन इस चैप्टर के लास्ट में बात करेंगे। एक टॉपिक है उसमें सेल साइकिल का रेगुलेशन स्टडी करेंगे। तो सेल साइकिल क्या है, एक रेगुलेटेड फिनोमिना है, नियंत्रित प्रक्रम है। तो अपन बोल सकते हैं कि यह एक नियंत्रित प्रक्रम है, यह एक नियंत्रित प्रक्रिया है। अब ये मत पूछना प्रोटोन्कोजीन, लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन में बात लिखनी जरूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट, कोशिका चक्र पूर्ण होगा तो कोशिका जो है वो पुत्री कोशिकाओं का क्या करेगी, निर्माण करेगी। अब अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका चक्र को देखो, अभी बताया ना, कोशिका चक्र में सेल साइकिल में कोशिका वृद्धि तथा कोशिका विभाजन शामिल होते हैं, ठीक है। कोशिका वृद्धि भी करेगी और फिर वृद्धि के बाद कोशिका में विभाजन हो जाएगा और दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो इसको देखो, समझते हैं। फिर एक बार मैं आपको सेल साइकिल का एक प्रारूप बताऊंगा, फिर एक चार्ट बनाएंगे। जैसे ये सेल है बेटा, तो सबसे पहले किस में जाएगी, वृद्धि प्रावस्था में, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है। वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि हो गई, उसके बाद कौन सी फेज आएगी, डिवीजन फेज, विभाजन प्रावस्था, और ये है वृद्धि प्रावस्था। विभाजन हो गया, दो कोशिकाएं बन गई। तो यही तो है आपका एक सेल साइकिल, जिसके अंदर वृद्धि भी होगी और विभाजन भी होगा, ठीक है। तो जो ग्रोथ फेज है उसको अपन बोल देते हैं बेटा इंटरफेज। नाम तो देने पड़ेंगे ना, ये सब पढ़ेंगे अपन, इंटरफेज सब आएंगे, या अंतरावस्था। और डिवीजन फेज कहलाएगी आपकी विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था, ठीक है। तो इसका एक मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा। विभाजन दो प्रकार से हो सकता है बेटा, समसूत्री विभाजन भी हो सकता है और अर्धसूत्री विभाजन भी हो सकता है। पहले अपन समसूत्री की बात करेंगे, फिर अर्धसूत्री की। सामान्यतः जो कोशिकाएं होती है जिसमें शरीर की वृद्धि होती है उसमें समसूत्री विभाजन सहायक होता है। लेकिन जनन की बात करें, मियोसिस होगा, गैमेट्स बनेंगे। तो माइटोसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है वृद्धि के लिए, ठीक है। तो माइटोसिस को रिप्रेजेंट करके एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, फिर उसको साइकिल की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझें। यही बना देता हूं, फिर वहां पर मैं साइकिल बनाऊंगा, ठीक हो। देखो यहाँ ग्रोथ फेज और
अंतरावस्था इंटरफेज और एम फेज, विभाजन अवस्था को अपन एम फेज भी बोल देते हैं, माइटोटिक फेज। ठीक है, ये समझने पड़ेंगे बेटा। अब इंट्रोडक्शन में सारे टर्म्स अपन एक बार डिस्कस करते हैं, फिर एक एक करके सबकी डिटेल बात करेंगे, लेकिन नोट्स बनाते जाना बेटा। एनसीईआरटी में बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन यहां जरूरी है ज्यादा बताना। तो देखो, सेल साइकिल में दो प्रावस्थाएं होगी बेटा, इंटरफेज और दूसरा होगी बेटा आपकी एम फेज या विभाजन प्रावस्था। इंटरफेज को 3 उप प्रावस्था में बांटा जाता है, G1, S, G2। ओके, इनकी स्टडी करेंगे। पहले G1 आएगी, उसके बाद S आएगी, फिर G2 आएगी। G2 के बाद एम फेज स्टार्ट हो जाएगी। जो एम फेज है उसके अंदर एक तो होगा केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस। पहले इंग्लिश लिख रहा हूं, हिंदी भी बता देंगे, कैरियोकाइनेसिस। और एक होता है बेटा साइटोकाइनेसिस। बहुत सिंपल है, देखो, कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन, और ये है कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्र विभाजन को 4 प्रावस्थाओं में बांटा जाता है, जिसको अपन माइटोसिस भी बोल देते हैं, जैसे प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एक बार समझो इसको, फिर उसके बाद में एक एक करके जब डिटेल स्टडी करेंगे तो सब याद हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन भी बड़े आसान आते हैं, लेकिन याद करने का आपको जो है पैटर्न पता होना चाहिए। तो अगर कोई कोशिका सेल साइकिल में आती है, क्योंकि सेल साइकिल लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, तो आपने बांट दिया उनको अनेक प्रावस्थाओं में। तो सबसे पहले आएगा इंटरफेज, फिर आएगी एम फेज। इंटरफेज में सबसे पहले G1, S, G2, उसके बाद सेल जाएगी कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बाद में साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस के बाद कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। ये आपका माइटोसिस कंप्लीट फ्लो चार्ट है। माइटोसिस, मियोसिस थोड़ा टिपिकल है, वो लास्ट में बात करेंगे। अब इसको मैं एक साइकिल की फॉर्म में बता रहा हूं, एक चक्र के रूप में बता रहे हैं किस प्रकार से कोशिका अपना सेल साइकिल पूरा करती है, उसके दौरान कौन कौन सी प्रावस्थाएं आती हैं, चक्र के रूप में, है ना। यही है, लेकिन चक्र के रूप में बता देते हैं। ये लो, ये लो बेटा, एक चक्र के रूप में बता रहा हूं। तो आप बताओगे, ये मान लो एक कोशिका है, एक सेल है, इस सेल को सेल साइकिल में जाना है, इस सेल को 2 कोशिकाओं में विभक्त होना है, तो कोशिका चक्र में एंटर होगी। तो सबसे पहले क्या आएगी, इंटरफेज। इंटरफेज में कौन सी है सबसे पहले बेटा, ये लो, सबसे पहले आएगी आपकी G1 फेज। ठीक है, G1 के बाद कौन सी आएगी, S फेज। S के बाद कौन सी आएगी, G2 फेज। ठीक है, तो बेटा आप ही देखो, ये सबसे पहले इंटरफेज में गई, तो यहां से लेके और यहां तक ये कौन सी फेज हो गई, अंतरावस्था हो गई है, इंटर फेज। इंटरफेज में G1, S, G2। अब इंटरफेज के बाद कोशिका किस में जाएगी, एम फेज में। एम फेज को आपने कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में व्यक्त किया है। तो देखो, सबसे पहले ये यहां से लेके यहां तक ये होगा आपका कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद होगा आपका साइटोकाइनेसिस। फिर कैरियोकाइनेसिस में देखो बेटा, 4 प्रावस्थाएं हैं। ये तो है प्रोफेज, फिर आएगी मेटाफेज, उसके बाद में एनाफेज, और ये टीलोफेज। ये हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो ये चक्र के रूप में मैंने प्रदर्शित किया है। तो आप बताओ बेटा,
सेल पहले किस में जाएगी, G1, फिर S में, फिर G2 में, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो एक सेल से कोशिका चक्र पूरा हो जाने के बाद एक सेल से कितनी कोशिकाएं बनेंगी बेटा, 2 कोशिकाएं बनेंगी। ये एक कोशिका चक्र हो गया। अब जो बनने वाली जो 2 कोशिकाएं, पुत्री कोशिकाएं, वो वापस से कोशिका चक्र में अगर एंटर होती हैं तो वापस ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर उनसे सेल डबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये चक्र में जाएंगे और अपनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती रहेंगी। ये वापस जीवन में चली जाएगी। लेकिन एक और होती है जी नोड फेज। समझो, अगर कोशिका चक्र में चली गई, जीवन में विभाजन में चली गई, अगर उसको विभाजित नहीं होना है तो बेटा वो चली जाती है जीवन से निकलकर जी नोड फेज में आ जाती है, जहां पर वो डिवाइड नहीं होगी, अपना कार्य करेगी। लेकिन अगर आवश्यकता है डिवाइड होने की तो वापस वो डिवाइड होना उसको, तो वापस उसको जीवन में आना पड़ेगा। और ये सारी घटनाएं अपन एक एक करके स्टडी करेंगे बेटा। अभी आपने बताया ना कि कोशिका चक्र जो है उसमें अनेक घटनाएं होती हैं, घटनाओं का एक अनुक्रम है, जिसमें कोशिका की वृद्धि, ये इंटरफेज में वृद्धि है, ये देखो ग्रोथ फेज है। क्या है ये, इसमें एक सेल की ग्रोथ होगी, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, अन्य घटक हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और बाद में ये जो यहां से लेके यहां तक कौन है, एम फेज विभाजन, इसमें सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये सारी घटनाओं का एक विशिष्ट अनुक्रम है ये, और समायोजित तरीके से होंगे ताकि करेक्ट डिवीजन हो, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो और दोनों पुत्री कोशिकाएं जो है वो आगे जीवित रहें। क्लियर यहां तक की बात बेटा, सही है ना? बिल्कुल, मैं आराम से बता रहा हूं, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। अभी सेल साइकिल को आपने डिफाइन किया, अभी केवल जैसे सेल साइकिल का फिनोमेना समझा है, फिर अपन सेल साइकिल की सारी घटनाओं का एक एक करके क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप ही बताओ बेटा, सेल साइकिल को 2 प्रावस्थाओं में बांटा। पहले बेसिक प्रावस्थाएं कौन सी होगी, इंटरफेज और एम फेज। ये तो इंटरफेज और ये है एम फेज। फिर इंटरफेज और एम फेज को भी फर्दर उप प्रावस्थाओं में बांटा है ताकि आसानी हो जाए पढ़ने में। ये अपन ने बांटा इनको ताकि टॉपिक जो है इजी हो जाए। अब वो बांटा है तो पढ़ना पड़ेगा, कौन सी फेज में कौन सी घटना होती है, वो घटनाएं सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी सेल साइकिल का फ्लो चार्ट। अब अपन सेल साइकिल को स्टार्ट करेंगे, तो इसके सेल साइकिल के आगे फर्दर जो पॉइंट्स हैं वो समझो। मिटा दूं? तो कोशिका चक्र को 2 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। सेल साइकिल को 2 मूल प्रावस्थाओं में बांटा गया है। वो 2 मूल प्रावस्थाएं कौन सी हैं बेटा? पहली इंटरफेज, या हिंदी में बोल देते हैं अंतरावस्था, और दूसरी कौन सी है बेटा? डिवीजन फेज। विभाजन प्रावस्था, या उसी को एम फेज भी बोल देते हैं। एम फेज होगी 2 मूल प्रावस्थाएं। अब इन दोनों मूल प्रावस्थाओं का आपको क्या करना है बेटा? अध्ययन करना है। फिर से समझें, इंटरफेज में वृद्धि होगी, सेल डिवाइड नहीं होगी इंटरफेज में, डिवाइड तो किसमें होगी? डिवीजन फेज में होगी। तो यहां पर अपन सबसे पहले बेटा बात करेंगे इंटरफेज की। ठीक है, तो अब अपन इंटरफेज को स्टार्ट करेंगे। इंटरफेज की सारी बातें आपको एक एक करके स्टडी करनी है। ठीक है, 2 हो गई, तो पहले इंटरफेज को अपन अध्ययन करेंगे, उसके बाद में एम फेज का। ये सारे नोट्स बनाने बेटा, मैं फिर कह रहा हूं आपको, कॉपी में हर चीज नोट होनी चाहिए, क्योंकि इतना मटेरियल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे किसका? इंटरफेज का, या अंतरावस्था। सारे पॉइंट लिखेंगे। कोशिका चक्र की प्रथम
अवस्था। पहले इंटरफेज ही आएगी, प्रथम अवस्था होगी। अगला पॉइंट, आपने इसको अंतरावस्था क्यों कहा? देखो समझे, अंतरावस्था क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि जो इंटरफेज होती है ये दो विभाजन अवस्थाओं के मध्य का अंतराल है। यह है दो विभाजन अवस्थाओं के मध्य का अंतराल है। आप बोलोगे कैसे? देखो, ये सेल आई बेटा किससे आई है? डिवीजन से आई है, एम फेज से आई है। फिर कौन आएगी? इंटरफेज। फिर कौन आएगी? एम फेज, वापस इंटरफेज। तो अपन बोल सकते हैं कोई भी सेल जो है वो एम फेज, पुत्री कोशिकाएं एम फेज के परिणाम स्वरूप आती हैं। ये पुत्री कोशिकाएं, ये वापस किस में जाएगी? इंटरफेज में। फिर कौन आएगी बेटा? एम फेज। तो ये इंटरफेज कहां मिलेगी आपको? दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के मध्य कौन पाई जाती है? इंटरफेज। इसलिए इसका नाम ही क्या हो गया? इंटरफेज, अंतरावस्था। ये दो विभाजन अवस्थाओं के मध्य का अंतराल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके दौरान, इंटरफेज के दौरान क्या क्या होता है? इसके दौरान वृद्धि और संश्लेषणी गतिविधियां, इसके दौरान वृद्धि तथा संश्लेषणी गतिविधियां संपन्न होती हैं। तो अंतरावस्था के दौरान वृद्धि और संश्लेषणी गतिविधियां संपन्न होंगी। इसके दौरान कभी भी विभाजन नहीं होगा। ओके, कोशिका विभाजित नहीं होती। तो इसको मूल रूप से अपन क्या कहेंगे? यह है कोशिका की वृद्धि प्रावस्था को प्रदर्शित करती है। ओके, तो ये कोशिका की जो वृद्धि प्रावस्था है उसको क्या करेगी? प्रदर्शित करेगी। करेक्ट। इसलिए इंटरफेज को अपन कोशिका की वृद्धि प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरफेज कोशिका चक्र की, यह है कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था। लंबी प्रावस्था होती है। क्यों? क्योंकि यह है कोशिका चक्र में जो टोटल टाइम ड्यूरेशन जो कंज्यूम होता है, जो उसकी अवधि है, उसका अधिकतम भाग जो है इसके दौरान कंज्यूम होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कोशिका चक्र की अवधि का 95% से अधिक समय अंतरावस्था में व्यतीत होता है। इसलिए इसको कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। अगला स्टेटमेंट, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। कारण, क्योंकि इसके दौरान कोशिका विभाजित नहीं होगी, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज बोलेंगे। कोशिका विभाजित नहीं होती, इसलिए इसको अपन रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये कोशिका चक्र की उपापचयी रूप से सबसे सक्रिय प्रावस्था है। तो अपन बोल सकते हैं उपापचयी रूप से अत्यधिक सक्रिय प्रावस्था होती है। ओके, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव, क्योंकि इसके अंदर अनेक प्रकार की उपापचयी क्रियाएं जो है वो संपन्न होती है। जैसे वृद्धि करना है, कोशिकांगों की संख्या बढ़ानी है, तो उपापचयी रूप से क्या होती है? अत्यधिक सक्रिय प्रावस्था होती है। अगला, इसको अपन तैयारी प्रावस्था भी बोलते हैं।
तैयारी प्रावस्था भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन की जो तैयारियां हैं, जो प्रिपरेशंस हैं, वो किसमें संपन्न होती हैं? किसमें? इंटरफेज के दौरान। ये सारे पॉइंट बिल्कुल सिंपल है बेटा, आपको बता दिया। इंटरफेज जो है प्रथम प्रावस्था है, इंटरफेज में कोशिका की वृद्धि होगी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी। तो अपन कह सकते हैं कि इंटरफेज के दौरान जो है कोशिका द्रव्य की वृद्धि सतत रूप से होती है। कोशिका द्रव्य की वृद्धि सतत रूप से होती है। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है सतत रूप से होगी, तभी कोशिका का आकार है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये सारी बातें जो है कोशिका चक्र की इंटरफेज प्रावस्था के अंतर्गत अपन ने मेंशन की है। सारी इंपॉर्टेंट है बेटा। उपापचय रूप से सक्रिय है, सबसे लंबी प्रावस्था है। इसमें कोशिका चक्र में जो टोटल समय लगता है उसका अधिकांश भाग किसमें व्यतीत होता है? इंटरफेज में। अगर मैं मानव कोशिका की बात करूं, अपनी मानव कोशिका में टोटल सेल साइकिल में कितना टाइम लगता है बेटा? 24 आवर्स, 24 घंटे लगते हैं। तो 24 घंटे में 23 घंटे जो हैं वो इंटरफेज में, किसमें? इंटरफेज में व्यतीत होते हैं। ये देखो, मान लो मानव कोशिका है तो टोटल 24 घंटे लग रहे हैं सेल साइकिल को पूरा होने में, तो इंटरफेज जो है अकेले इंटरफेज में 23 घंटे, 23 आवर्स। और जो एम फेज है वो केवल 1 घंटे में पूरी हो जाती है। तो देखो सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी हो गई? आपकी इंटरफेज। ये सारे पॉइंट काम के थे बेटा, सारे एक एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, और हर पॉइंट पे आपको गौर भी करना है क्योंकि जनरली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कोशिका चक्र से संबंधित पॉइंट्स हो गए। कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था इंटरफेज। यह है 2 विभाजन अवस्थाओं के मध्य का क्या है? अंतराल है। इसमें वृद्धि और संश्लेषणी गतिविधियां संपन्न होती हैं। विभाजन इसके दौरान नहीं होगा, इसमें तैयारी होती है, विभाजन की तैयारियां होती हैं। ठीक है, इसको रेस्टिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। उपापचय रूप से क्या है? सक्रिय है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, आरएनए बनता है, डीएनए जो है उसका भी रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और कंटिन्यू करूंगा मैं ऊपर मिटा के। तो आप बताओगे बेटा कोशिका चक्र की अंतरावस्था के दौरान क्या क्या घटनाएं होंगी? देखो एक बार मैं समग्र रूप से आपको बता रहा हूं, फिर फेजेस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जीवन में क्या होगा, G2 में क्या होगा, S में क्या होगा। ठीक है, तो इंटरफेज के दौरान साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होगी, साइटोप्लाज्म ग्रोथ। इसके दौरान आरएनए का निर्माण भी होता है। इसके दौरान प्रोटीन निर्माण भी होता है। इसके दौरान जो जीन है वो क्या होते हैं बेटा? एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, जिनकी आवश्यकता है, जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, उनका क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। इसके अलावा इसके दौरान डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा। सारी बातें आएंगी लेकिन अलग अलग प्रावस्थाओं में पढ़ेंगे अपन। इसके दौरान अगर एनिमल सेल है तो बेटा जो सेंट्रोसोम है वो भी क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। ये सब अभी बता रहा हूं, केवल टेंशन मत लेना। अभी एक एक करके सारी प्रावस्थाएं जब स्टडी करेंगे तो ये पॉइंट आएंगे। तो बताओ इतनी चीजें, कोशिकांगों की संख्या भी बढ़ती है, कोशिकांगों की संख्या बढ़ेगी, न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, एटीपी का निर्माण होगा, मतलब बहुत सारी उपापचय क्रियाएं संपन्न होंगी। तो बताओ सेल की साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने के बाद कोशिका में विभाजन जरूरी हो जाएगा और सेल डिवाइड होकर 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी। लेकिन ये सारी क्या है? ये तैयारियां हैं, ये प्रिपरेशंस हैं। क्या है ये? प्रिपरेशन। किसके लिए? विभाजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए। अगर ये प्रिपरेशन नहीं होंगी तो सेल डिवीजन बेटा नहीं हो पाएगा। इसलिए डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करना अति आवश्यक है, और ये प्रिपरेशन सारी किसमें होती है? इंटरफेज प्रावस्था के दौरान। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रावस्था होगी इंटरफेज। क्लियर? कोई डाउट? होने भी नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट है तो ये चैप्टर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो अपन इंटरफेज की बातें कर रहे हैं। जब डिटेल स्टडी करेंगे अपन तो देखना पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे तो पॉइंट टू पॉइंट जो है सारी क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन बेटा हर पॉइंट पे ध्यान देना है। कुछ पॉइंट आगे के हैं जो आगे आप स्टडी करोगे तो अपने आप लिंक हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर बात यहां तक की? तो आपने इंटरफेज को यहां भी एक्सप्लेन किया है। अब इस पे थोड़ा गौर करो बेटा, ये सारे पॉइंट्स आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ठीक है, सारे पॉइंट कॉपी में होने चाहिए। ये
क्लियर? बिल्कुल फिर समझो, कोशिका चक्र, कोशिका चक्र को आपने लंबा चौड़ा चक्र है, दो प्रावस्था में बांट दिया, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में वृद्धि प्रावस्था है, वृद्धि होगी, चीजें बनेंगी, निर्मित होंगी, तैयारियां होंगी, और एम फेज में सेल डिवाइड हो जाएगी। तो टाइम ज्यादा कहाँ लगेगा? टाइम ज्यादा बनने में लगता है, डिवाइड होने में टाइम नहीं लगता, तैयारी में टाइम लगता है बेटा, प्रिपरेशन में, चीजों का निर्माण करने में। और डिवीजन में तो क्या होना है, जो चीजें आपने निर्मित की हैं उनको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है दो कोशिकाओं में। ठीक है, क्लियर? तो इंटरफेज के दौरान जीन का एक्सप्रेशन भी होता है, डीएनए का निर्माण भी होता है, आरएनए का निर्माण भी होता है, प्रोटीन का निर्माण होगा, एंजाइम्स बनेंगे, अन्य घटक बनेंगे, तब कोशिका क्या करेगी, वृद्धि करेगी। और लगभग इंटरफेज में कोशिका अपनी साइज से डबल हो जाती है, अपनी साइज से क्या हो जाएगी, डबल। ओके, तो ये बात होगी आपकी किसकी, इंटरफेज की। अब चूंकि बेटा जो इंटरफेज है वो लंबी प्रावस्था, इसलिए उसको तीन उप प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। अभी बात करते हैं, देखो इंटरफेज को तीन उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। इंटरफेज को कितनी उपरावस्था में बांटा गया है, तीन उपरावस्था में। कौन कौन सी, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। ठीक है, तीनों की स्टडी करेंगे अपन विद डायग्राम। एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं मिलेंगे इनके, लेकिन अपन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब बताओ बेटा, ये तो अपन आगे अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, लेकिन एक दो पॉइंट में बता रहा हूं। जो सेल साइकिल है उसमें जो प्रावस्था है उनका सही अनुक्रम क्या है, देखो फिर से समझो। पहले कौन आएगी, इंटरफेज, फिर कौन आएगी बेटा, एम फेज। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, इंटरफेज को कितनी प्रावस्था में बांट दिया, तीन में, पहली G1, फिर एस, फिर G2। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि कोशिका चक्र में प्रावस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले G1, फिर एस, फिर कौन आएगी बेटा, G2, और उसके बाद में कौन सी फेज आ जाएगी, एम फेज। ये आपका हो गया एक कोशिका चक्र। तो इस कोशिका चक्र में ये प्रावस्थाएं होंगी, G1, S, G2, M फेज। और G1, S, G2 जो है ये बेटा ये किसको प्रदर्शित कर रही है, इंटरफेज की प्रावस्था को। क्लियर? इंटरफेज क्यों, क्योंकि इंटरफेज जो है वो एम फेज और पीछे से जो सेल आई है एम फेज का जो रिजल्ट है ना, उसके बाद इंटरफेज आएगी। तो इंटरफेज को कौन फॉलो करेगा, एम फेज करेगी। और इंटरफेज किसको फॉलो कर रही है, पिछले वाली एम फेज को। तभी तो क्या है ये इंटरवल हो गया, किसके बीच में, दो एम प्रावस्थाओं के बीच का इंटरवल। लेकिन जो कोशिका चक्र है वो प्रारंभ कहां से होगा, G1 से, फिर S, फिर G2 और उसके बाद में एम फेज। फिर एम फेज की बात करें तो उसमें वही माइटोसिस है, तो क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और इन प्रावस्थाओं का अनुक्रम आपको बेटा याद रखना पड़ेगा। क्लियर? इनका सही अनुक्रम याद रखना पड़ेगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका चक्र आपने समझा, कोशिका विभाजन समझा। कोशिका चक्र में दो प्रावस्थाएं बांटी आपने, इंटरफेज सबसे लंबी प्रावस्था होती है, एम फेज छोटी प्रावस्था होती है। इंटरफेज में मोर देन 95% टाइम जो है व्यतीत होता है, और एम फेज में लगभग 5% टाइम जो है वो व्यतीत होता है। तो लंबी कौन है, इंटरफेज है, इसलिए काफी लंबी चौड़ी बातें आएंगी। एम प्रावस्था में डिवीजन है, डिवीजन के दौरान क्रोमोजोम की बात करेंगे, क्रोमोजोम इसमें विजिबल होंगे। इंटरफेज में क्रोमोजोम विजिबल नहीं होते, क्रोमेटिन नहीं मिलेगा न्यूक्लियस में। यहाँ न्यूक्लियस गायब हो जाएगा और क्रोमोजोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें कब करेंगे, जब एक सीक्वेंस से इन स्टेजेस की स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो ये इंटरफेज में अब जो G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है, इनका अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले G1 फेज, S फेज, ठीक है। तो अपन ने इंटरफेज के अंदर जो बातें की हैं, मैंने बोला था इंटरफेज के दौरान आपका वृद्धि होगी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, एंजाइम बनेंगे, प्रोटीन बनेगी, डीएनए डुप्लीकेशन होगा, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होगा। तो कब कौन सी घटना कब होती है वो ही इंपॉर्टेंट है। आपने एक स्टेटमेंट दिया था, याद रखना, कोशिका चक्र जो है उसमें घटनाएं एक विशिष्ट अनुक्रम में घटित होती हैं, उसी अनुक्रम के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन आता है कि ये क्रम पहले आएगा बाद में आएगा, कि कौन सी घटना कब घटित होती है। तो घटनाएं हैं, उनका क्रम जो है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है कि पहले कौन सी होगी, बाद में कौन सी होगी, फिर सबसे एंड में कौन सी घटना घटित होती है। तो लेकिन अपन जब डिटेल स्टडी करेंगे तब समझ में आएगा कि G1 फेज में क्या होगा, S में क्या होगा, G2 में क्या होगा, ठीक है। तो आप आज इंट्रोडक्शन हो गया और अपन ने इंटरफेज की थोड़ी सी स्टडी कर ली है कि इंटरफेज क्या होती है। अब इंटरफेज के अंदर जो घटनाएं होंगी उनको अपन इन 3 उपरावस्थाओं में अपन बांटेंगे और एक एक करके इन तीनों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यहाँ तक का आपको अब NCERT से बेटा स्टडी करना है। आपकी जो NCERT है उसके अंदर जो स्टार्टिंग में जो एक पेज दे रखा है, आपने अभी तक उसी की बात की है, तो उसको आप ध्यान से स्टडी करोगे। थोड़ा डिटेल में अपन स्टडी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर ना? मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करोगे तो फायदे में रहोगे, इधर उधर हाथ पैर मारोगे तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए NCERT के कॉन्सेप्ट्स पे 100% फोकस करना है और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन देखना। बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं अभी बताया था जो जितना इजी होता है वो उतना ही जटिल होता है। इसलिए इजी को इतना ज़्यादा इजी मत समझ लेना, नहीं तो वो आपका क्वेश्चन नेगेटिव करवा देगा। क्लियर? और जो क्वेश्चन आपको जितना हार्ड दिखेगा ना वो उतना क्या होगा, इजी होगा, ध्यान रखना। बायोलॉजी में यही फंडा है, ठीक है। तो इंटरफेज को अपन कल वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और कल इंटरफेज को अपन कंप्लीट कर देंगे, G1, S, G2। अभी आपके दिमाग में देखो ये फिक्स होना चाहिए कि दिमाग में चलता रहना चाहिए, सेल साइकिल, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज में G1, S, G2, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। धीरे धीरे जब डिटेल आएगी तो बहुत आसान लगेंगे आपको। और आपने पहले से अच्छा स्टडी कर रखा है तो बेटा और ध्यान दें ताकि चीज़ें और स्ट्रॉन्ग हो। पहले टॉपिक को समझना होता है कि क्या है उसमें, समझ के उसको क्लियर करना होता है, क्लियर करके उस पर कमांड करनी होती है, फिर उसके बाद सुपर कमांड, और उसके बाद में ऐसा स्टडी करना होता है कि लाइफ टाइम उसको ना भूलें। लाइफ टाइम मतलब टिल एग्जाम, कि एग्जाम हॉल में आपने जो मेहनत की है वो सारी मेहनत आपके काम आ जाए बस। नहीं, कई बार क्या होता है मेहनत बहुत की लेकिन एग्जाम हॉल में जैसे बैठे तो सब कुछ काम नहीं आया आपके, वो चीज़ें जो है आपके दिमाग में आई नहीं, तो क्या फ़ायदा उस मेहनत का। वो कब आएंगी, जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलोगे, तब एग्जाम हॉल में सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुसेंगी। बेटा आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको जूलॉजी भी, आपको बॉटनी भी, बेटा इतना कुछ मैटर हो गया। और एग्जाम हॉल में 3 घंटे में वो सारी चीज़ें, उन सब से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो एक साथ सबको याद करना, मेमोराइज करना आसान काम नहीं है। टॉपिक आसान हो सकता है लेकिन उस समय उस चीज़ को याद करके आंसर देना आसान काम नहीं है। तभी तो जो सेलेक्टिव बच्चे होते हैं वही तो डॉक्टर बनते हैं, वही तो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही उन सेलेक्टिव बच्चों में ही रहना है। घोड़ों की दौड़ में रहना, आपको गधों की रेस में भाग नहीं लेना है, घोड़े बन के आगे चलना है, ठीक है। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ का हिस्सा बन गए तो नुकसान होगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग से सेलेक्टिव स्टडी करनी, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।